हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ। उसमें हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। इसमें एक एप्लीकेशन थी जिसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री यूज की थी, दूसरी एप्लीकेशन थी जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री यूज हुई थी। आज हम तीसरी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जिसमें प्लेनर सिमेट्री यूज होगी। हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। Suppose ये प्लेन शीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज भी जो इसकी जो सरफेस है उस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लेते हैं इस पे इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस सिग्मा और नेगेटिव चार्ज होती तो माइनस सिग्मा। क्योंकि जो शीट है वो इनफाइनाइट है, यदि शीट इनफाइनाइट नहीं होगी तो फिर हम गॉस लॉ यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम सिमेट्री यूज नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट का मतलब ये है ये जो शीट है इसके जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट की शीट से जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं जो शीट है वो इनफाइनाइट है। सपोज जैसे ये तो रेक्टेंगुलर शीट है, ये इस तरह की मान लो कोई सर्कुलर शीट है और आप देख रहे हैं इसका साइज, इसका एरिया। तो यदि जो पी पॉइंट है यदि वो यहाँ पे हो इसके जस्ट नजदीक, तो हम कह सकते हैं जो शीट है वो इनफाइनाइट है। सपोज हमें इस पी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट को शामिल करते हुए सबसे पहले तो हम सिमेट्री यूज करेंगे और सिमेट्री यूज करते हुए सबसे पहला काम होगा गॉसियन सरफेस चूज करना। तो आप देखिए जो पी पॉइंट है इसको लेते हुए हम एक सिलेंडर चूज कर लेते हैं। ये हम सिलेंड्रिकल सरफेस यूज कर रहे हैं। तो शीट से जितनी डिस्टेंस पे पी पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे ये इधर है। तो जो सिमेट्री हमने यूज की है ये सिमेट्री है इस तरह से। पी और इधर पी डैश। तो शीट से जितनी डिस्टेंस पी पॉइंट की है उतनी डिस्टेंस पी डैश पॉइंट की है। और यहाँ पे ये जो हमने सरफेस ली है तो इस सरफेस पे ये जो क्लोज सरफेस है ये हमारी गॉसियन सरफेस। और जो गॉसियन सरफेस है हमने ली है सिलेंड्रिकल। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो रीजन है इस रीजन में हमने जो एरिया है वो ये जो स्मॉल एरिया लिया है इसको मैं कह देता हूँ डी ए। तो डी ए वेक्टर इधर हो जाएगा, दिस इज डी ए वेक्टर। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगी उसका डायरेक्शन देखिए। अब आप सिमेट्री यूज करिए जिस तरह से, क्योंकि शीट इनफाइनाइट है तो आप जो कंपोनेंट लेंगे उन कंपोनेंट की वजह से, सपोज मैंने इधर ले लिया कोई स्मॉल एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ,
इधर ले लिया एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे ये लिया उतनी डिस्टेंस पे ये एलिमेंट लिया है, तो दोनों एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी। बट जब कंपोनेंट बनाएंगे तो केवल इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बचेंगे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। तो आप देखिए जितनी डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट लिया है उतनी डिस्टेंस पे P डैश पॉइंट भी है, तो जो P डैश पॉइंट है उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सिमेट्री यूज करें तो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि शीट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी E। अच्छा, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया एरिया वेक्टर DA। तो हमारी 3 सरफेस बनेगी। ये जो हमने गॉसियन सरफेस ली है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये पहली सरफेस, इसको मान लेता हूं मैं, ये पहली सरफेस, और ये हो गई दूसरी सरफेस, और तीसरी कौन सी है, तीसरी है कर्व्ड सरफेस। अब जो कर्व्ड सरफेस है आप देखिए उस कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो आप किसी भी पॉइंट पे लो, इधर लो, इधर लो, हर एक पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो एरिया वेक्टर वो इस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल हमेशा कितना आएगा कर्व्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखिए इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर DA डैश मान लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी E डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये कम ज्यादा डिस्टेंस पे है तो हम इसको सेम ले लेते हैं। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं यूजिंग गॉसियन थ्योरम। सेलेक्ट सिग्मा इज चार्ज ऑन यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा। यूज कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं और आप क्यूबॉइड टाइप से भी ले सकते थे, तो उससे भी आंसर सेम आता है। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्यूबॉइड सरफेस ले सकती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, तो आप क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमने सिमेट्री यूज की है वो है प्लेन सिमेट्री। तो अब यूजिंग गॉसियन लॉ, E dot dA is equal to QI divided by epsilon। सो लेफ्ट हैंड साइड में पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं कैलकुलेट। फाई ई 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो देखिए फाई 1 जो फर्स्ट सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं E डॉट DA, और E और DM एंगल कितना है 0 cos 0 डिग्री, ये वाली सरफेस, तो इस पे फ्लक्स है EDA cos 0 प्लस सेकंड सरफेस पर आप देखिए DA अगेन एंगल कितना है E और DA में 0 cos 0 प्लस थर्ड सरफेस से देखिए कितना है। अब क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया इतना स्मॉल है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूँ, तो इसलिए मैंने जो रेगुलर फ्लक्स के लिए फार्मूला था E डॉट DA
वो यूज किया, लेकिन जब कर्व सरफेस के लिए मैं निकालूंगा तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो इंटीग्रल, चाहे तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, डी ए का तो डी ए आएगा, तो ये हो जाएगा ई डैश डी ए डैश, क्योंकि हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डी ए कोस 0 कितना 1, ई डी ए ई इंटू डी ए, ये जो डी ए हमने यूज किया है ये स्मॉल एरिया के लिए एक ही टर्म है, कभी भी आप ये सोचे डी इंटू ए मल्टीप्लाई, ये जो डी एरिया है ये पूरा एरिया। सो ई डी ए इंटू ई डी ए 2 ई डी ए प्लस 0, सो फ्लक्स 5 ई 2 ई इंटू डी ए इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड, अब जो हमने गॉसियन सरफेस ली है उस जो क्लोज गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, अब यूनिट एरिया पे चार्ज कितना सिग्मा, ये एरिया कितना है डी ए, तो डी एरिया पे कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो तब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्विंग डी ए से डी ए कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक। अच्छा, यदि जो प्लेट है जो इनफाइनाइट प्लेट कर सकते हैं, प्लेन शीट, यदि इस पे चार्ज डेंसिटी यदि वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती तो उस केस पे क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो सेम आती, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता, तो हम लिखते हैं माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, क्योंकि यदि एन कैप हमने लिया है इस डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस एन कैप होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, बट उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो सीट से दूर जा रही है, और यदि चार्ज डेंसिटी होती नेगेटिव तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो होता टुवर्ड्स द सीट। यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। सपोज यदि सीट इस तरह से होती और नेगेटिव चार्ज होता, चार्ज डेंसिटी होती माइनस सिग्मा, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर हम निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, और वो होती कितनी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड में, और यदि सपोज एन कैप आप ले रहे हैं बाहर की तरफ तो ये हो जाती माइनस, तो ये होती इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चार्ज डेंसिटी होती माइनस सिग्मा। लेट अस डिस्कस द रिजल्ट। आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि सीट इनफाइनाइट है तो आप देखिए यहाँ पे जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है, सपोज पी पॉइंट की डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ से सीट से आर, तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या इसमें कहीं आर आया है, नो, तो इसका मतलब यदि सीट इनफाइनाइट है तो जब तक सीट इनफाइनाइट रहेगी तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सीट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीट के आसपास मतलब इतना भी ज़्यादा दूर न जाए कि जो सीट है वो इनफाइनाइट न रहे। तो जो पी पॉइंट यदि सीट के आसपास रीजन में है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि सीट इनफाइनाइट है तो वो कांस्टेंट रहेगी, तो ये एक तरह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सीट। आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स।
फाइंड द फ्लक्स थ्रू ए हेमिस्फीयर इन ऑल थ्री केसेस। आप देखिए ये पहले केस में ये जो हेमिस्फीयर है ये क्लोज्ड है, ये जो हेमिस्फीयर है ये क्लोज है, और यहाँ भी कैसा है, क्लोज है, और यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है ये ओपन है। तो आप समझ गए होंगे ओपन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए जो हेमिस्फीयर है ये इस टाइप से है, ये ओपन है हेमिस्फीयर, तो आप इसकी यदि शेप को स्फेरिकल मान लें तो इस टाइप से। और इस केस में ये क्लोज है, यानी नीचे वाली जो बेस इसका वो भी क्लोज है, ऊपर से है क्लोज। तो फर्स्ट टू केसेज में हेमिस्फीयर क्लोज है और तीसरे केस में ओपन है। तो आपको तीनों केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q। तो पहले केस में जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो यदि आपने जो लेक्चर है वो ध्यान से देखे हो तो आप ये बड़ी आसानी से ओरली आप इनका जवाब दे सकते हैं। तो एक 4-5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करें और इन तीनों के आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें। तो यदि आपने वीडियो पॉज करके आंसर लिख लिया हो तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में देखिए जो हेमिस्फीयर है वो क्लोज सरफेस है और चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है। तो सीधी सी बात है, यदि चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज हेमिस्फीयर से वो कितना होगा, 0। तो पहले केस में फाई ई कितना आ गया, 0, क्योंकि जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस के बाहर है। दूसरे केस में, इस केस में बताइए फाई ई, इस केस में देखिए जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर है। अब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी हो तो फ्लक्स है वो हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू ए सरफेस क्लोज सरफेस E डॉट dA इक्वल टू QI बाई एप्सिलॉन 0। QI इज द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है स्मॉल q, तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0। तीसरे केस में बताइए, तीसरे केस में जो स्फीयर है वो ओपन है, इनफैक्ट हेमिस्फीयर है, स्फीयर नहीं है। तब आप देखिए इस केस में यदि आप सिमेट्री यूज करें, सपोज मैं यदि ये क्लोज सरफेस ले लेता है ऐसे, इस तरह से मैं क्लोज सरफेस ले लेता, जो चार्ज Q है वो इस क्लोज स्फीयर के सेंटर पर आ जाता। तो उस केस में पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स होता, पूरे स्फीयर से फ्लक्स होता Q बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन क्योंकि हमें तो हाफ से निकालना है तो जो Q बाई एप्सिलॉन 0 वो तो टोटल स्फीयर से फ्लक्स है, हमें तो केवल हेमिस्फीयर से निकालना है, यानी कि हाफ पार्ट से पूरे से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ से कितना हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये NCERT की प्रॉब्लम है 1.18। इसमें ये स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट जो है उसके डायमेंशन है 10 बाई 10, यानी स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है, साइड 10 सेंटीमीटर है। और स्क्वायर प्लेट से 5 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर प्लेट उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो आप इस स्क्वायर प्लेट से ये जो चार्ज है इसकी वजह से स्क्वायर प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगेन हम फिर सिमेट्री यूज करेंगे। तो आप देखिए यदि मैं एक क्यूब बनाऊं और वो क्यूब इस तरह से बनाऊं कि ये जो चार्ज है वो उसके सेंटर पर आ जाए, तो जो क्यूब है वो कैसे बना सकते हैं हम, तो यदि हम 10 बाई 10, तो ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, तो 5 सेंटीमीटर, ये 5 और 5 10, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर।
तो यदि हम 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब इस तरह से बनाए कि ये जो चार्ज है ये क्यूब के सेंटर पर आ जाए और जो क्यूब है वो क्लोज सरफेस है, तो पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई ई थ्रू होल क्यूब। होल क्यूब से कितना आ गई, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, मान लेते हैं ये चार्ज है क्यू, पहली बात में रख देंगे फाई ई थ्रो होल क्यूब। हमें तो स्क्वायर प्लेट से निकालना है, तो आप ध्यान से देखिए तो जो स्क्वायर प्लेट है वो क्यूब की जो 6 साइड है उनमें से एक है और जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे है। तो क्यूब ये जो क्यूब चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, जितनी फील्ड लाइन इस सरफेस से पास करेंगी उतनी इससे, उतनी ही इससे, उतनी ही इससे। तो जो टोटल जो फ्लक्स है फाई ई जो मैंने लिया है क्यू बाई एप्सिलॉन 0 वो तो पूरे क्यूब से है। मुझे तो एक साइड से निकालना है, क्यूब की कितनी साइड है 6, तो 6 साइड टोटल जो साइड है 6, उनसे टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो वन साइड से कितना पास करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। अब वैल्यूज आप पुट कर दें तो ये आंसर आ गया, फाई ई थ्रू स्क्वायर प्लेट वो है क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और आप यदि 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पाई से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू दे रखी है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमने नोट कर ली। अच्छा यहाँ पे 6 भी है क्योंकि पूरे क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो वन साइड से यानी स्क्वायर प्लेट से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ जो 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन की वैल्यू। क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 इंटू 10⁻⁻⁶ और मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई, टोटल फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट यहाँ पे 6 भी है डिवाइडेड बाई 6 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 6। तो आप देखिए 3 से काट दें, 3 3 2, 2 से ये 2 गया तो आ गया 2 3 6 पाई इंटू 10⁻⁻⁵, 10 इंटू -5 ये हो गया 9 -5 4। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आंसर आप एक बार वेरीफाई कर लेना, बाकी मेथड तो ठीक। लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मान लेते हैं 2 शीट ले लेते हैं हम, सपोज ये फर्स्ट शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और ये दूसरी है इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा।
और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये जो शीट है इसके आसपास जो रीजन है उसको हम 3 रीजन में डिवाइड कर लेंगे। ये है रीजन फर्स्ट, ये है रीजन सेकंड और ये है रीजन थर्ड। यानी एक तो दोनों प्लेट के लेफ्ट साइड में, एक दोनों प्लेट के राइट साइड में और एक दोनों प्लेट के बीच में। अब क्योंकि जो शीट है वो इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। तो आप देखिए सपोज मैं रीजन फर्स्ट में निकालूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। Let us consider 2 thin infinite plane sheets of charge densities प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। दोनों पे चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल और अपोजिट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो आप देखिए पहले ये जो ब्लू कलर से मैंने शो की है ये पॉजिटिव चार्ज शीट, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, तो मैग्नीट्यूड में होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, जो हमने अभी इससे प्रीवियस टॉपिक में की थी। और ये जो पिंक कलर से जो मैंने शीट दिखाई है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज शीट है, तो नेगेटिव चार्ज शीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो शीट इधर है पॉइंट इस तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरफ होगी और ये होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो रीजन 1 में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन रीजन 1 E इज इक्वल टू, सपोज इस डायरेक्शन में प्लस ले लें, इसको माइनस ले लें, तो ये प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और ये माइनस है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और से कैंसिल हो रही है। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0। अब देखिए रीजन 3 में आप देखिए ये जो शीट है जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है जिसकी, तो यहाँ पे यदि मैं पॉइंट लूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आप देखिए इसकी वजह से, ये पॉइंट इसके राइट साइड में है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, होगी कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और देखिए जो नेगेटिव चार्ज शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले, और वो कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, हालांकि डिस्टेंस इस पॉइंट की इसके नजदीक है, इससे दूर है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। तो रीजन 2 में हमें रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, वो कितनी आई, अगेन प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एंड माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो ये भी कितनी आई, 0। रीजन 2 में कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए इस शीट की वजह से, तो यहाँ पर लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी इधर ही होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो इन बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस
प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा बाई 2 दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 से 2 कैंसल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स वाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, and this concept will be used in next chapter when we read capacitors। कैपेसिटर में भी ऐसे ही दो प्लेट होंगी, इक्वल अपोजिट चार्ज डेंसिटी होगी, तो आप देखना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो केवल प्लेट के बीच में होगी और एनर्जी प्लेट के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में शायद 1.24, वहाँ पर उन्होंने चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। अब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। दो प्लेट इक्वल अपोजिट चार्ज हैं, तो प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी और प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो वहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू उन्होंने दी है वो आप पुट कर दें प्रॉपर यूनिट के साथ। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर 1 है ये हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्व करें। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब जो चैनल है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं।